हाँ बच्चों, जय श्री एलसी भाई, जितेंद्र सर, स्वागत करें बच्चों का। बिल्कुल वेलकम। आज 21 जनवरी है। 59/90 जो एक गुरु नीति का मुहिम चालू हुई थी 26 अक्टूबर को, वो जनवरी के लास्ट पड़ाव में जो है ये आप मान के चले अप्रोक्सीमेट 67% के लगभग जो है वो अपना सिलेबस कवर अप अपन कर चुके हैं। ओके, तो 5 मार्च को लास्ट वीडियो आपको ये प्रोवाइड करवाया जाएगा और तब तक ये जितनी भी सीरीज है इसको आप इस प्रकार देखते भी रहें और लास्ट में जब नीट का एग्जाम होने वाला होगा उस समय ये आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। बिल्कुल क्लियर। तो ये दिन से शुरुआत करते हैं जेनेटिक्स 4। इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हमने हिस्ट्री से लेकर कुछ एक क्वेश्चन थे वो बताए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया। उसके अलावा जो एक्सेप्शन बने थे मोनो हाइब्रिड के और डाई हाइब्रिड के, उनके विषय में भी बात की थी। डाई हाइब्रिड के लिंकेज एक्सेप्शन बनेगा, उसके क्वेश्चन अभी आगे आएंगे। आज अपन बात करेंगे नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन की और इसके अलावा जो हार्डी-विनबर्ग का लॉ है उसके विषय में बात करेंगे। उसके न्यूमेरिकल्स भी, कुछ पॉलीजेनिक के भी हैं, कुछ पॉलीजेनिक के क्वेश्चन भी हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। When a certain character is inherited only through female parent, ये तो जैसे केवल फीमेल पेरेंट रेस्पॉन्सिबल है, यानी यूनिपेरेंटल यूनिपेरेंटल मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया ये। इट प्रोबेबली रिप्रेजेंट, इसका मतलब है न्यूक्लियर ट्रांसमिशन तो ये नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर ट्रांसमिशन होता तो मेल या फीमेल दोनों के द्वारा हो सकता, वो बाई पेरेंटल होता है। क्यों? और सेक्स लिंक्ड में अगर बात करते हैं तो वाई लिंक्ड होता तो एक पेरेंट के द्वारा हो जाता, वो भी यूनिपेरेंटल, वो मेल टू मेल, वो मेल टू मेल। ये साइटोप्लाज्म वाला मेल से मतलब मदर से, फीमेल से प्रोजेनी और मेल दो, मेल और फीमेल दोनों में है। बिल्कुल। तो प्रोजेनी किसी भी सेक्स की हो सकती है, लेकिन जो पेरेंट होगा वो फीमेल कहलाएगी। फीमेल पेरेंट से अगर इनहेरिटेंस हो रहा है इसका मतलब ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहलाता है। इसी को साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इसका मतलब है जीन ही अगली जनरेशन में पहुंचेगी, तो फिर जीन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होगी। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम कहाँ पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। दो ही सेल ऑर्गेनल ही है। हां, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हो गए। क्यों? तो इसमें अपने को फीमेल के द्वारा इनहेरिट हो रहा है, फीमेल के द्वारा इनहेरिटेंस डायरेक्ट आंसर होगा अप्रोच हो जाएगा साइटोप्लाज्म। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 110। जी सर। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज द वही आ गए, ये अलग, हां ये अलग। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीन इन, अभी अपन ने बात भी की थी कि साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर सेल ऑर्गेनल, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट, उन्हीं के अंदर जो जीन मौजूद है। तो यहाँ पे अपने को ऐसी दो सेल ऑर्गेनल देखने, क्लोरोप्लास्ट में है लेकिन राइबोसोम ऐसा नहीं है, ईआर नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया है। बिल्कुल, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों, तो अपना ये परफेक्ट आंसर चला जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों अप्रोच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जो पहले क्वेश्चन 109 के दौरान ही इसके विषय में आपको बता दिया गया था। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जी ये सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे 111 सेलेक्ट द odd one out with respect to non allelic gene interaction। पहले तो बच्चों को अपन थोड़ा सा ये बता देते हैं एलिलिक और नॉन एलिलिक क्या होता है। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाई जा रही है जीन तो ये कैसा बन जाएगा? एलिलिक इंटरेक्शन हो जाएगा। क्यों? और अगर नॉन होमोलोगस पर प्रेजेंट है जीन तो उन दोनों जीन को अगर कंसीडर किया जाता है तो वो दोनों एक दूसरे के क्या बन गई? नॉन एलिलिक। जैसे ये सेकंड क्रोमोसोम है ना, बिल्कुल, और एक और होमोलोगस अपन ले लेते हैं, मान लो वो फोर्थ है, बिल्कुल, तो जैसे इस पे जीन ए है और ये वाला जीन बी हो गया, इनमें इंटरेक्शन नॉन एलिलिक, ये नॉन एलिलिक। और क्योंकि एलील के लिए प्राइमरी कंडीशन बनती है कि होमोलोगस पे होनी चाहिए और सेम लोकस पे होनी चाहिए। इसका मतलब अगर वही क्रोमोसोम है जी और लोकस अलग है तो सुनील जी ये वाला भी इंटरेक्शन फिर क्या हो जाएगा? नॉन एलिलिक हो गया, है ना, क्योंकि लोकस बदल गया ना, लोकस बदल गया। दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी होता है एलिलिक इंटरेक्शन के लिए। जी, तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस बिल्कुल नॉन एलिलिक का टाइप है और डोमिनेंट एपिस्टेसिस का जो रेशियो आता है 12:3:1, ये रेशियो आपको याद रखने पड़ेंगे थोड़ी सी। ठीक है, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन 15:1 अपने को ऑब्टेन होता ही है। कोडोमिनेंस ये तो मोनो हाइब्रिड के रेस्पेक्ट में अपने देखा था, ये एलिलिक इंटरेक्शन कहलाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री जीन 9:7 लेथाइरस ओडोरेटस के केस में अपने देखा था, स्वीट पी के केस में, तो ये भी नॉन एलिलिक है। पहला, दूसरा और चौथा नॉन एलिलिक। बिल्कुल,
और ये ओड वाला पूछा है, इसका मतलब ये एलिलिक इंटरेक्शन का एग्जांपल कोडोमिनेंस बन जाता है। क्यों? जैसे ब्लड ग्रुप वाला AB है ना, बिल्कुल IA और IB एक जीन के दो एलील है, एक जीन के दो एलील, दोनों डोमिनेंट। बिल्कुल ठीक है, एलिलिक इंटरेक्शन। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 112 जी सर। If dominant allele of two gene loci produce the same phenotype, whether inherited separately or together, है ना? जी। दो अलग-अलग जीन है, लोकाई है, अगर वो अलग-अलग जा रहे हैं या एक साथ आ रहे हैं। ये जो शब्द आ गया ना टू जीन लोकाई, इसका मतलब लोकस बदल गई, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन की बात हो गई यहाँ पर। ये एक लोकाई है, एक लोकाई है, या हो सकता है एक क्रोमोसोम पे हो या अलग-अलग पे भी हो सकता है। तो they produce same phenotype whether inherited separately or together, ये अलग-अलग है तब भी और साथ है तब भी। तो इसको क्या बोला गया? तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं ये एक टाइप का डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन है। क्यों? बिल्कुल, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन का जो केस बनेगा इसमें बच्चों 15:1 ये रेशियो अपने को ऑब्टेन हो जाएगा। तो अपने को पता है कि डाई हाइब्रिड के जितने भी अपन बात करते हैं उसमें A' B', इसके बाद में A' स्मॉल b, इसके बाद स्मॉल a b और b' और लास्ट बनता है अपना स्मॉल a स्मॉल b 9 ऐसे 3 ऐसे 3 ऐसे और 3 ऐसे। ये क्या कह रहे हैं कि प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप वेदर इनहेरिटेड सेपरेटली, अगर अलग-अलग डोमिनेंट जा रही हैं तो भी फिनोटाइप सेम ही आएगा, और एक साथ आ रही है तो भी फिनोटाइप सेम आएगा। इसका मतलब इन तीनों को जोड़ना है अपने को, इन तीनों को जोड़ दिया तो सेम फिनोटाइप 15 बन गया, और इधर जो है वो 1 इंडिविजुअल ये बन ही जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे फिनोटाइप। हाँ, ये लास्ट में 3 नहीं, ये लास्ट में 1 आ जाएगा, क्यों 9-3-3-1 ये अपना फिनोटाइप है। इसमें सुनील जी कि जैसे कोई इसके ओरिजिन की बात करें कि कोई एक जीन ए था ना, तो उसी का क्या हुआ इन विवो एम्प्लीफिकेशन हो गया, ठीक है, उससे उस जीन की एक कॉपी बन गई। जी बिल्कुल। अब यही सुनील जी इस जीन की जो कॉपी है हो सकता है या तो उसी क्रोमोसोम पे जुड़ जाए, बिल्कुल किसी दूसरे लोकस पे, या हो सकता है वो किसी दूसरे क्रोमोसोम पे जाके जुड़ जाए, लेकिन ये जो कॉपी है वो है तो इसी की ना, इसको मान लो बी बोल दिया जी, तो ये कॉपी इसी की है, हो सकता है उसी क्रोमोसोम पे या दूसरे पे, तो फिनोटाइप तो एक ही देगी, सेम फिनोटाइप का है जी, बिल्कुल। तो वही है, ये एक्सप्लेनेशन हो गया। और ऐसा 15:1 ये डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, पहले रब करते हैं इसको फिर अगला निकालते हैं। द एबिलिटी ऑफ जीन टू हैव मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट, फिनोटाइपिक इफेक्ट बहुत सारे, एक ही जीन बहुत सारे फिनोटाइपिक इफेक्ट दर्शा रहा है, तो ये तो प्लियोट्रोपिक कहलाता है। और प्लियोट्रोपी में स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, इसकी अपन बात कर लेते हैं। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की अगर बात करें बच्चों तो उसके लिए कैपिटल बी जीन होती है, स्मॉल बी जीन कहलाती है। अगर दोनों कैपिटल साथ आते हैं, एक केस हेटेरोजाइगस बनता है और एक केस ऐसा बनता है, इसका मतलब ये वाला जो सीड बनेगा, अगर मैं ये शेप की अगर बात कर लूं तो शेप के अकॉर्डिंग तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये दर्शाता है, ये डोमिनेंट है। तो शेप के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये भी राउंड आएगा, बिल्कुल, ये भी राउंड आएगा, लेकिन ये रिंकल्ड आएगा, बिल्कुल। और अगर मैं साइज के अकॉर्डिंग बात कर लूं तो अफेक्टिवली स्टार्च सिंथेसाइज इसके अंदर होगा तो सबसे लार्जेस्ट साइज इसकी बनेगी, ये इंटरमीडिएट बनेगा, और ये जो है ये कैसा बन जाएगा, स्मॉलेस्ट साइज का बन जाएगा। तो ये तो हो जाएगा अपना लार्ज, ये हो जाएगा इंटरमीडिएट, और ये हो जाएगा स्मॉल। यानी साइज के रेस्पेक्ट में अगर देखें जी तो जो कैपिटल बी है कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है, क्यों? बिल्कुल, यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस आएगा फिर, क्यों? और अगर शेप की बात करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल हो जाएगा, और साइज के अकॉर्डिंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये जो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बना रहा है, ये जो शुगर जी पॉलीमर में चेंज कर रहा है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ऐसे में फिर ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशन वो कम हो जाएगी, और वाटर का जो इनर मूवमेंट है वो भी कम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सिंपल स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम नहीं है तो ब्रांचिंग नहीं होगी, ब्रांचिंग नहीं होगी तो शुगर फॉर्म में होंगे जी, तो वो पहले वाटर को अपने अंदर की तरफ खींचते हैं, और फिर जब हाँ, और फिर जब वो सीड ड्राई होगा जी तो फिर उसमें व्रिंकल्ड हो जाता है, रिंकलिंग आ जाती है। और ऐसे सीड्स जो मटर वाले मीठे भी होते हैं, बिल्कुल कुछ मीठे नहीं होते, कुछ मीठे होते हैं, यानी जो मीठे हैं वो इस टाइप के, क्या? बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसी में ही एक प्लियोट्रोपी में ही एग्जांपल अपन वो भी ले सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया वाला, क्योंकि एक ही जीन की एलील है जो मल्टीपल फिनोटाइपिक अफेक्ट, मतलब अगर नॉर्मल है तो व्यक्ति नॉर्मल कार्य करेगा, बिल्कुल। क्योंकि उस वाले केस में ये दिन सर अगर बता दें तो HBA ये तो नॉर्मल बन ही जाता है, नॉर्मल, और HBA HBS ये वाली जो फॉर्म है
ये हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस। अफ्रीका वाला केस ये रेजिस्टेंट होते हैं मलेरिया के लिए। और एवोल्यूशन से लेट कर ले तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल एनवायरनमेंट में चेंजिंग ये कहलाएंगे। और एक कौन सा बन जाता है, एचबीएस, ये लिथल डेथ हो जाती है। तो ये दोनों ही एग्जांपल स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम या सिकल सेल एनीमिया प्लियोट्रोपी के एग्जांपल बन जाते हैं। पीकेयू भी ले सकते हैं, हां, फिनाइलकीटोन्यूरिया, वो भी इसका एग्जांपल है। फिनाइलएलेनिन अगर टायरोसिन में नहीं चेंज, बिल्कुल, तो टायरोसिन की कमी से टायरोसिन जो अमीनो एसिड है वो स्किन पिगमेंटेशन के लिए भी इन्वॉल्व है। ठीक बात है, टायरोसिन भी बनाता है जी, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन भी बनाता है। बिल्कुल। तो अगर वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज हो गई तो वो कितनी इफेक्ट पड़ गई, बिल्कुल ठीक है, जीन के कई इफेक्ट, जी जी, और इनका मेटाबॉलिज्म भी आपस में रिलेटेड, बिल्कुल, तो उसकी वजह से काफी सारे इफेक्ट आ रहे हैं। क्यों? जी जी। तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 5 चला जाए। क्यों? तो काफी इंफॉर्मेटिव था, रब कर देते हैं। नेक्स्ट जी सर। A polygenic trait is controlled by 3 genes, okay, A, B and C. In cross, ये वाला क्रॉस है, सुनिए, ठीक है। The phenotypic ratio of the offspring was observed as, ये एक रेशियो है जी जी। इसमें सुनील जी फिनोटाइपिक रेशियो के रेस्पेक्ट में बात की गई, और ये पॉलीजेनिक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो इसके अंदर जैसे अपन कहे कि फिनोटाइपिक अगर रेशियो फिनोटाइप की बात करें, केवल फिनोटाइप पूछा है तो 2n+1 वाला फॉर्मूला वो केवल फिनोटाइप के लिए, ठीक है। और जीनोटाइप का नंबर तब फॉर्मूला बच्चे 3n लगा सकते हैं, 3n लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो पूछा है, इसके लिए एक मेथड जो पास्कल ट्रायंगल मेथड है, जी जी, उससे बच्चे पता कर सकते हैं। ठीक है। जैसे पॉलीजेनिक है तो इसको जैसे नंबर ऑफ जीन बढ़ जाते हैं किसी कैरेक्टर के लिए, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, क्यूटीएल भी कह सकते हैं हम, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए एक तरीका है कि जैसे 1:1, फिर इसी को 1:1:2 एंड 1, तो ये हो जाएगा 1:2TL के लिए फिनोटाइपिक रेशियो, जी, है ना। उसके बाद में 2QTL यानी 2 जीन के लिए अगर आप देखें तो 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड 1, और फिर 1, 1, 3, 4, 3, 3, 6, 3, 1, 4 एंड 1, ये हो जाएगा सुनील जी 2QTL के लिए। तो इनको बच्चे ऐसे काट सकते हैं इस तरीके से, जैसे एक जीन के लिए ऐसा, 2 जीन के लिए इस तरीके से, और इसी तरीके से 3 के लिए पूछा, जैसे ये वाला 3, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1, 1, 4, 5, 4, 6, 10, 6, 4, 10, 4, 1, 5 एंड 1, ठीक है। क्यों? बिल्कुल। तो एक मिनट, कुछ 1, 1, 4, 5, 4, 6, 10, 6, 4, 10, 4, 1, 5 एंड 1, तो ये इसका नेक्स्ट जो है, क्योंकि अपने को 3 QTL के देखना है ना, तो 1, 1, 5, 6 हो गया, 5, 10, 15, 10 एंड 10, 20, 10, 5, 15 एंड 5, 1, 6 एंड फिर लास्ट में बना जाएगा। ये सुनील जी हो गया 3 QTL के, ठीक है। आपने इसको अपन ऐसे कट कर सकते हैं जी, इस तरीके से और भी कर सकते हैं। 1 QTL के लिए अगर 2 पॉलीजेन से कंट्रोल है तो ये, और 3 से हो गए तो ये, इस तरीके से बच्चे इसके अंदर जो से x की वैल्यू नहीं है, और डायरेक्टली आप इसको अप्रोच भी कर सकते हैं। 3 जीन के लिए बताया तो मान के चले यहाँ पर स्किन कलर को लेकर जो है आपने लेवल पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसके लिए आपको रेशियो डायरेक्ट याद रखना है। एक से बच्चे डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, 1, 6, 15, 20, 15, 6, ठीक है। अगर वो निकालना चाहते हैं। हाँ, और इसमें एक चीज और याद रख लेना आप, ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, यहाँ पर ये बेल शेप का ग्राफ है, तो जो मिनिमम होते हैं वो तो एक्सट्रीमिटी पे आ जाएंगे, बिल्कुल 1, 1, क्यों, और उसके बाद 6 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और ये 20 आ जाएगा, यानी तो इंटरमीडिएट जो होता है, हाँ, इंटरमीडिएट ज्यादा है, मैक्सिमम बनेगा, क्यों। तो ये अपना 1, 6, यहाँ पर 6 आना चाहिए, 15, 20, 15, 6, 1, बिल्कुल। तो जैसी संख्या बढ़ते हुए क्रम में वैसी संख्या बढ़ते हुए, पॉलीजेनिक में इंटरमीडिएट ज्यादा है तो ये बेल शेप्ड जो है वो आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें बच्चे जैसे अपन ने फिनोटाइप के लिए ये हो गया, जीनोटाइप के लिए एक फॉर्मूला जो था 3 की पावर ये हो गया, और फिनोटाइपिक रेशियो अगर पूछे तो ये हो गया, और एक जीनोटाइपिक रेशियो भी अगर पूछ ले जी जी, तो 1 QTL के लिए बच्चे ऐसे ये बता सकते हैं जीनोटाइपिक रेशियो जी जी, और 2 QTL के लिए 1:1
एंड 1 to 1 या इसकी पावर 2 भी कर सकते हैं। 3 to 10 की इसकी पावर 3 हो जाएगा जी। क्या जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जी। Which of the following genotype of sweet pea plant is related with the production of purple color flower? ये एग्जांपल देखते ही साफ पता लग रहा है कॉम्प्लीमेंट्री जीन की ये बात कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों? इसमें किसी फिनोटाइप के 2 जीन की नीड है। दोनों डोमिनेंट अगर आएगी तो एक फिनोटाइप दर्शाएंगी, अन्यथा अगर डोमिनेंट अकेली आए या रिसेसिव फॉर्म आए वो सारी की सारी एक ही फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर जाएंगी। तो कहने का मतलब ये वाला जब क्रॉस करवाया जाता है तो सी स्मॉल पी ये एक पेरेंट है और दूसरा स्मॉल सी कैपिटल पी मैं कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। यहाँ से अगर गैमेट की बात करें कैपिटल सी स्मॉल पी आ जाएगा, यहाँ से गैमेट की बात करें स्मॉल सी कैपिटल पी आ जाएगा। और ये जो प्रोजेनी बनेगी यहाँ पर कैसी बन जाती है, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, यही वाला क्रॉस ये बताने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या पूछना चाह रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप ऑफ स्वीट पी प्लांट इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ पर्पल कलर फ्लावर। पर्पल कलर ये वाला होना जरूरी है उसके लिए, क्योंकि अपन डाई हैबिट की बात करें यतींद्र सर तो मैं जैसे A डैश B डैश की बात कर रहा था वैसे ही एप्लीकेबल ये भी हो जाएगा। अगर कंडीशन दोनों डोमिनेंट एक साथ आती हैं P डैश तो ये क्या बनते हैं, यानी कम से कम एक कॉपी डोमिनेंट होनी चाहिए, दोनों एक कॉपी डोमिनेंट होनी चाहिए। और दूसरा वाला 3 और 3 ये दोनों क्या बनते हैं, C डैश स्मॉल p और बन जाएगा स्मॉल सी कैपिटल P और डैश, और एक बन जाएगा अपना स्मॉल p। इसका मतलब दोनों डोमिनेंट अलग अलग है या दोनों रिसेसिव एक साथ हैं, इन सब का मिलकर तो एक फिनोटाइप आएगा और दोनों डोमिनेंट एक साथ आने पर पर्पल कलर आ जाएगा। क्यों? तो 9:2 कितना रेशियो बन जाता है, 7 बन जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो कहलाता है। तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन हो गया। और एग्जांपल इसका लेथेरिस ओडोरेटस आपको याद रख लेना, स्वीट पी। जैसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की भी अगर बात कर लें सुनील जी, हाँ जी, जैसे कोई रॉ सब्सटेंस है ना, बिल्कुल, और उस सब्सट्रेट को कोई एंजाइम जी हाँ, जैसे जीन सी है सुनील जी, इसने कोई एंजाइम E1 कोड किया, ठीक है, तो इस एंजाइम E1 ने इसको जो है सबस्ट्रेट में बदल दिया, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट 2 में चेंज कर दिया, ठीक है। हालांकि अब ये व्हाइट ही जी। अब इससे पर्पल कलर अगर प्रोड्यूस करना है बिल्कुल तो जीन पी आएगा, कोई एंजाइम कोड E2 आएगा, E2, और वो एंजाइम इस सबस्ट्रेट को यूज करके ये पर्पल कलर आएगा। यानी इसका मतलब है कि कम से कम दोनों डोमिनेंट आने एक बिल्कुल तो आपने को पता है ये जो 9 केस बनते हैं उनमें अलग अलग कंडीशंस बनती हैं, वो आपने बताई दिया था पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये अपना ऑप्शन नंबर 1 बन ही जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 116। हाँ, यहाँ पे अपने को ऑड वन देखना है ना, और पॉलीजेनिक के लिए अभी अपन ने बात की, ठीक है, तो इसी के आसपास की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। बेल शेप्ड कर्व होगा ही क्योंकि इंटरमीडिएट ज्यादा होता है, बिल्कुल, और ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, हाँ, क्योंकि पॉलीजेनिक है, बिल्कुल। डोमिनेंट एलील की क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो फिनोटाइप में उसी का मात्रात्मक, मोनोजेनिक वाली थी क्वालिटेटिव, वो क्वालिटेटिव कह रहा है, ठीक है आपने। रिसेसिव एलील सो क्यूमुलेटिव इफेक्ट 9 डोमिनेंट होना चाहिए था यहाँ पर रिसेसिव की जगह, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि डोमिनेंट एलील का नंबर बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग फिनोटाइप भी जो है वो ज्यादा इंटेंस टाइप का। जैसे स्किन कलर की जिसमें 3 जीन है ना, हाँ, जैसे ये 10 ग्राम प्रोटीन बना रहा है, ये 10 ग्राम मिलेनिन बना रहा है, और ये 10 ग्राम, तो इनका एडिटिव इफेक्ट है डोमिनेंट फॉर्म में, बिल्कुल ठीक है, डार्क स्किन कलर प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल ठीक है। एडिटिव इफेक्ट फिर इनका तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल, या बहुत कम, लेकिन मेनली इन्हीं का एडिटिव इफेक्ट है। डोमिनेंट एलील की रिस्पेक्ट में ही इसको क्वांटिटेटिव कहा जाता है। इंटरमीडिएट जो है वो ज्यादा होते हैं, वो मोर फ्रीक्वेंट होते हैं। ये आपको बताया था बेल शेप कर्व में ये वाले जो बनेंगे ये क्या बनेंगे, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट, सबसे ज्यादा मात्रा में यही बनते हैं। तो इसके लिए जो है ऑड वन कौन सा हो जाएगा, ऑड वन रिसेसिव की जगह डोमिनेंट आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये दे दे सर। ए जीन व्हिच हाइड द एक्शन ऑफ अनदर जीन इज टर्म्ड एज, एक जीन है जो दूसरे की एक्शन को हाइड कर रही है, तो वो जीन पहले वाली जो हाइड कर रही है वो तो एपिस्टेटिक है, लेकिन दूसरी वाली जो हाइड हो रही है वो हाइपोस्टेटिक जीन बन जाएगी। क्यों? जैसे ये दिन से ने बता दिया ए जीन है, ये बी जीन है, ए हाइड कर रही है इसको, नेगेटिव इंपैक्ट इसके ऊपर दे रही है, इसका मतलब ए तो कैसी बन गई, एपिस्टेटिक जीन, और बी जो हाइड हो रही है वो कैसी बन जाएगी, हाइपोस्टेटिक जीन बन जाएगी। बिल्कुल, क्यों? और ये जीन जो है ए, ये डोमिनेंट अगर होगी तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस आ जाएगा, और अगर रिसेसिव होगी तो रिसेसिव एपिस्टेसिस। यानी अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में करिए तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस, बिल्कुल ठीक है। अगर ये रिसेसिव फॉर्म में इसको रोक रही है तब उसको रिसेसिव एपिस्टेसिस कह देंगे। तो
हाइड द एक्शन ऑफ अनदर, तो ये खुद जीन क्या कहला रही है, एपिस्टेटिक जीन। और यही पूछ रहा था, ए जीन विच हाइड द एक्शन ऑफ अनदर जीन बी, द बी जीन विल बी, तो बी जीन कैसी हो जाती है, हाइपोस्टेटिक जीन बन जाती है। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज को बच्चों को ध्यान से देखें। हां बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। 119 कॉम्प्लीमेंटरी जीन और डोमेस्टिकेटेड बाय बेटसन एंड पेनेटन, किसके अंदर अभी भी बात की थी, थायरस ऑडोरेटस। स्वीट की। अभी क्रॉस करके भी आपको बताया था, वो पर्पल कलर वाला 9:7। नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर। हो गया। हाँ। इन टोमेटो जीनोटाइप रिसेसिव टाइप दे रखे हैं, 100 ग्राम टोमेटो आर प्रोड्यूस, और उधर सारे डोमिनेंट दे रखे हैं 160 टोमेटो प्रोड्यूस। Which of the following option correctly represent the weight of tomato in the parents progeny of the cross? एक क्रॉस बता रखा है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इस क्रॉस के रिजल्टेंट जो प्रोजेनी बनेगी उनमें वेट कितना होगा और इन दोनों पेरेंट का वेट कितना होगा, तो ये अपना जो है ये अपने को पॉलीजेनिक का है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। इसमें तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील निकालना है, और कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें यतिंद्र सर, तो कंट्रीब्यूशन हो जाता है मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन अपॉन टोटल डोमिनेंट टोटल डोमिनेंट एलील कितने हैं। तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन अपना सारी डोमिनेंट हो रही है, तब आ रहा है कितना 160। मिनिमम एक्सप्रेशन यतिंद्र सर रिसेसिव के केस में आ रहा है 100 आ रहा है, और टोटल डोमिनेंट टोटल 6 है, तो ये आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 60/6 आ गया। इसका मतलब ईच डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन कितना बन गया 10 ग्राम बन जाता है जी। चलिए ठीक है भाई। अब आपको ये याद रखना है ईच डोमिनेंट का 10 ग्राम है। अब मैं ये क्रॉस लिख रहा हूं, और इस क्रॉस के बाद जो है उनकी प्रोजेनी अपन बना लेंगे। तो इसको रब कर देते हैं। हां जी, हां एक मिनट, हां इसको रब कर देते हैं। तो 1 डोमिनेंट जी ये आ गया यतिंद्र सर 10 ग्राम 10 जी। हां ये लिख दिया मैंने, उधर लिख दिया आपने, वेरी गुड। अब अपन बात करते हैं इस क्रॉस की। ए बी बी स्मॉल सी का क्रॉस है ए कैपिटल बी स्मॉल सी यानी स्टूडेंट्स यहां दो गैमेट, यहां से दो गैमेट बन जाएंगे। कौन कौन से, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और दूसरा गैमेट बन जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। यहां से एक ही गैमेट बनेगा जी, ए बी और स्मॉल सी। क्या करना है, वही पुन्नेट स्क्वायर से गुणा कर लो। ये क्या आ रहा है ए स्मॉल ए बी बी स्मॉल सी और ये आ जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी जी। इसका मतलब यतिंद्र सर अपने पास एक केस तो बन गया ये वाला पेरेंट, दूसरा बन गया ये वाला पेरेंट। ये तो है P1 और ये है अपना P2, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो एक प्रोजेनी तो बन गई PRO प्रोजेनी 1 जी, और ये बन गई PRO 2 क्यों। तो अपने को क्या करना है, एक डोमिनेंट का 10 ग्राम आ रहा था, मिनिमम तो लेना ही लेना है, इसमें मिनिमम एक्सप्रेशन तो आएगा ही आएगा। यानी ऐसे कर सकते हैं बच्चे कि मिनिमम एक्सप्रेशन प्लस डोमिनेंट नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन इनटू मिनिमम एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये वाला केस अगर मैं P1 के लिए वेट निकालना चाह रहा हूँ तो P1 के लिए मेरा वेट आ जाएगा, मिनिमम एक्सप्रेशन तो आना ही आना है, जो कितना है 100 ग्राम है, तो ये 100 ग्राम तो लेना ही लेना है। प्लस डोमिनेंट कितनी है एक, और एक डोमिनेंट के कारण 10 ग्राम आ रहा था, तो 1 गुणा 10 कर दो, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 110 ग्राम तो मेरा आ गया P1 के लिए। और सबसे पहले 110 ग्राम किसमें दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन ऐसा है, इसका मतलब आपने तो इससे कोई आगे यहाँ पर यतिंद्र से P2 के लिए निकाले जी, तो मिनिमम तो आएगा ही आएगा 100 प्लस डोमिनेंट 2 है और ईच डोमिनेंट का 10 है, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये देखो ये फुलफिल हो रहा है यहाँ पर। अब यतिंद्र से इसका निकाल देते हैं, जैसे इसमें भी 120 ही हो गया, दो डोमिनेंट है और यहाँ पर एक डोमिनेंट है, तो इस पेरेंट की तरह आ ही जाएगा एक डोमिनेंट, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा इसमें। हाँ मतलब कि सुनील जी कि अगर ये फॉर्म है और ये फॉर्म जी, तो ये इसमें 6 के 6 डोमिनेंट है बिल्कुल, और इसमें 6 के 6 रिसेसिव है, और ये जो है वो 100 दे रहे हैं, यानी इनमें भी कम से कम क्षमता है जी बिल्कुल 100 की, बिल्कुल, और उस 100 के अलावा ईच कितना एक्स्ट्रा दे सकता है। हाँ बिल्कुल है ना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मिनिमम एक्सप्रेशन तो लेना ही लेना है, उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ, इसीलिए आपने यहाँ पे 100 लिख दिया क्यों। हाँ मिनिमम एक्सप्रेशन ये तो आएगा ही आएगा जी क्यों जी। मूव करते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जी। In which of the following the inheritance take place only by male? इसका मतलब है Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम वो होलेंड्रिक हो गया। मेल टू मेल। जैसे हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस। क्यों? जैसे ईयर पिन्ना के ऊपर हेयर्स की एक्सेसिव हेयर्स की ग्रोथ पाया जाना, ये होलेंड्रिक इनहेरिटेंस बन गया। एग्जांपल लिख देते हैं, हाइपरट्राइकोसिस इन द सेल। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जी। 1 to 1। What is the probability of 3 daughter to a couple in 3 children? 3 बच्चों में 3 डॉटर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एट ए टाइम एक इवेंट है। जैसे ये A B, ये 2 पेरेंट हो गए। अब इनके एक लड़की हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। एक लड़का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब 3 बच्चे हैं, इसका मतलब 3 बार ये क्रॉसिंग होगी, 3 बार क्रॉसिंग होगी, तो एक बार क्रॉसिंग में 1/2 आ रहा है, तो अगली बार जब क्रॉसिंग होगी, प्रोजेनी या प्रेगनेंसी चलेगी तो 1/2 होगा, और थर्ड जो प्रेगनेंसी होगी उसमें भी चांस 1/2 बनेगा। तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ये कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें जी जी सर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप इन ए पॉपुलेशन इफ कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय वन जीन दैट हैव 10 एलील। मतलब ये तो पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। n into n plus 1/2। क्यों? जी 10 एलील कह रहा है, इसका मतलब 10 into 10 plus 1 11/2, तो ये आ जाएगा 110/2, कितना? 55। तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। ठीक है, ये आपको बता दिया, पहले भी काफी आ गया ये क्वेश्चन जी। When two dominant independent assorting gene react with each other producing affect jointly, अभी आपको बताया था कि कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p, अगर दोनों डोमिनेंट एक साथ आती हैं और एक साथ अफेक्ट दर्शाती हैं, इंडिविजुअल आएंगी तब अफेक्ट नहीं दर्शाएंगी, एक साथ आने पर अफेक्ट दर्शाएंगी। ये क्या कह रहा था? कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन कह रहा है। क्यों? जी। और एग्जांपल इसका लेथाइरस ओडोरेटस जो अपना बना था स्वीट पी, वो एग्जांपल बन जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 to 4। After crossing two plants, the progeny are found to be male sterile. Okay, male sterile मतलब cytoplasmic male sterility। माइटोकॉन्ड्रिया अपन ने पहले डिस्कस किया। ठीक है। तो this phenomena is found to be maternal inherited। तो वही है इसका मतलब ना। बिल्कुल। तो पूछा है कि ये जीन कहाँ हो सकता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें आंसर चला जाएगा। बिल्कुल, मेल स्टेरिलिटी की जो जीन है वो कहाँ पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होती है। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an example of प्लियोट्रोपी? पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था आपको, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम और सिकल सेल एनीमिया, दोनों एग्जांपल। सिंगल जीन मल्टीपल इफेक्ट। हां, एक जीन के बहुत सारे इफेक्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ जेनेटिक फिनोमेना इसमें जी, और उनको उनके पर्टिकुलर रेशियो से अपने को जो है वो मैच करना है। जो नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन है, इसको बच्चे सीधा याद रख सकते हैं। हां, ये रेशियो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन बहुत बार आ गया अपने पास में, और कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन ये दिन से डायरेक्ट 5 बन जाते हैं, और बी का 5 केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जी। बी का 5 एक ही ऑप्शन ऐसा है, बाकी आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। और इस तरीके से बच्चे डायरेक्ट इनको याद, और इसमें और भी इजी दे दिया, डायबिटीज क्रॉस रेशियो दे रखा है, इसका मतलब डी का कितना आ जाएगा? 2, डी का 2, लेकिन डी का 2 दो जगह आ रहा है, इसलिए आपको बाकी के भी याद रखने पड़ेंगे। क्यों? डोमिनेंट एपिस्टेसिस जो उसके रेस्पेक्टिव से 12:3:1, और ऐसे ही इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन की बात करें तो 13:3 बन ही जाएगा अपना। क्यों? बाकी ये है कि नेट में इतना डिटेल में इनके मतलब इनकी कॉन्सेप्ट को इतना डिटेल में नहीं पूछा। बिल्कुल, अगर रेशियो भी याद रख ले तो ये रेशियो आप याद रख लेना, और इससे ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। और थोड़ा बहुत अगर डिटेल में जाओ तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन रेशियो वाले को, कॉम्प्लीमेंट्री वाला ठीक है, क्योंकि वो बैक्सन और पुनेट वो मटर का पौधा आ गया, तो नो डाउट वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। इसके लिए अपने बच्चों को एंजाइम वाला कांसेप्ट बताइए। हां, एंजाइम का कांसेप्ट बता दिया, और उसके अलावा थोड़ा सा डेफिनेशन भी डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें 1 to 7। What is the probability of 1 girl and 3 boys in a family out of 4 children? एक एट ए टाइम 2 प्रोबेबिलिटी है ना। हां, 2 इवेंट, सॉरी 2 इवेंट। बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बच्चों को लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल बिल्कुल अपॉन x1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई x2 फैक्टोरियल p की पावर x1 और q की पावर x2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये चीज आप जरूर देख लेना। n तो है टोटल बच्चे कितने हैं, ठीक है जी।
X1 है बॉय, या इसको गर्ल मान सकते हो। ये अपन मतलब कि जो फर्स्ट जो दी है उसकी वैल्यू क्यों? बिल्कुल जो बिल्कुल सबसे पहले दी है। बिल्कुल। और ये जो है इसको मान लो आप गर्ल, क्यों? इसकी अगर बात करें P का मतलब X1 है पावर में, तो लड़का होने की प्रोबेबिलिटी P हमेशा कितनी आती है? 1/2 आएगी। और क्यों लड़की होने की प्रोबेबिलिटी ये 1/2 आएगी। क्यों यतेंद्र सर? तो इसी के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को पुट आप करना है। 4 बच्चे बोला यतेंद्र सर, तो 4 का फैक्टोरियल होता है, उसको घटते हुए क्रम में मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3 × 2 × 1। बिल्कुल। क्यों? और उसके बाद लड़के पूछा है, तो लड़का 3 है, इसका मतलब 3 × 2 × 1 ये हो जाएगा। और उसके बाद गर्ल पूछी है, तो 1 गर्ल हो जाएगी, × 1 हो जाएगा। इसके बाद प्रोबेबिलिटी, तो लड़का होने की प्रोबेबिलिटी, X1 को मैंने लड़का लिया था, याद रखना, इसका मतलब 1/2 की पावर 3, और X1 लड़का है तो ये 3 हो जाएगा, और 1/2 की पावर लड़की होने की 1 हो जाएगा। तो सिंपली अगर देखें, ये जो है ये 3 to 1 ये कैंसिल हो गया, ये 2 जो है इसको मैं सिंपली और लिख देता हूं, ये जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं, तो 4 × 1/2 को कितनी बार? 3 बार तो 1 लिखना है जी, और 1 बार 1 लिखना है। क्यों जी? तो ये अपना क्या बन गया? 2 इससे गया 2 टाइम्स, 2 इससे चला गया, तो बच गया क्या? 1/2 × 1/2 कितना आ गया? 1/4। या 8 में से 2, या 8 में से 2, या 16 में से 4 हो जाएंगे, कैसे भी बच्चे। बिल्कुल। तो मेन तो ये है, ये जो हमने फॉर्मूला आपको बताया है ना, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यानी n के रेस्पेक्ट में कि टोटल जो बच्चे हैं वो आ गया। बिल्कुल। और X1 फर्स्ट जो केस है उसका नंबर है, बिल्कुल आंसर अपना फर्स्ट लाइन, और X2 सेकंड केस का है, बिल्कुल। और P फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी है ना, बिल्कुल बिल्कुल। और Q सेकंड केस की। तो यहाँ पर X1 अपन ने जो है वो बॉय को मान लिया है, इसको गर्ल मान लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा मल्टीप्लिकेशन में है भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी, 1 to 8। और इसमें सुनील जी कि ये पूछ रहे कि पहला लड़का है तो दूसरी लड़की होने की प्रोबेबिलिटी वो तो 1/2 50% होगी। यानी ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। एक तो ये हो गया, एक जो अपने स्टार्टिंग में बताया, बिल्कुल कि 3 लड़की होने की क्या है, 3 लड़की होने की, 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है ना। बिल्कुल। चलो 1 to 8। ए प्लांट विच है जीनोटाइप, ये वाला जीनोटाइप है, यानी 2 जीन है सुनिए जी, और इसका मैक्सिमम एक्सप्रेशन 56 है। ठीक है। और एक दूसरा प्लांट है जिसका जीनोटाइप ये और मिनिमम एक्सप्रेशन ये है। और फिर अपने को ये जो प्लांट है इसकी हाइट का पता लगाना है। ठीक है, तो ईच डोमिनेंट का आ जाएगा, तो वो अपन मैक्सिमम माइनस मिनिमम देख लेते हैं। तो 56 - 26 बटे डोमिनेंट कितनी है? 4, तो 30/4 आ जाएगा जी, और 30/4 होता है 7.5 तो एक डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन 7.5। अब यहाँ पे इसमें से 3 डोमिनेंट है, बिल्कुल। मिनिमम हो गया अपना 26 प्लस 3 × 7.5 ये 22.5 हो जाएगा, और ये 26 हो जाएगा, तो 26 + 22.5 कितना आ जाएगा? 48.5। बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको पहले ही हमने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। In case of multiple allele, 15 type of genotype are produced. The expected number of allele will be. यानी एलील पूछ लिया, बिल्कुल एलील पूछ लिया। अन्यथा तो एलील देता था और जीनोटाइप n × n + 1/2। क्यों? यही वाला जो फॉर्मूला है, n + 1/2। n की वैल्यू क्या रखेगी अपने पास? 15 टाइप के तो ये इसको आप इस प्रकार चेक करके कर सकते हैं। अगर 2 रखते हैं तो 2 × 2 + 1, तो 3 × 2 6, 6/2 तो 3 आएगा, तो मतलब ही नहीं है, यहाँ तो 15 है, तो 3 रखें, क्योंकि 3 रखेंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन ये तो ज्यादा है, तो इसको 5 रखते देखो, 5 × 5 + 1/2, तो ये आ जाएगा 6 × 30, 30/2 15 एलील आ जाएंगे। इसका मतलब 5 हो जाएगा। बिल्कुल। इस क्वेश्चन को जो है उल्टा पूछ लिया है, तो अन्यथा ये हमेशा ये देता था कि एलील का नंबर ये है, बताइए नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने बने। क्यों जी? नेक्स्ट, इन डाई हाइब्रिड क्रॉस F2 रेशियो 15:1। अभी पहले भी बता दिया था आपको, डुप्लीकेट जीन रेशियो आएगा और ये 15:1 आता है, यानी इस 1 में ऐसा होगा वो अकेला वाला। हाँ बिल्कुल। ये और बाकी के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, दोनों डोमिनेंट साथ आ जाए, पहले की डोमिनेंट दूसरे की रिसेसिव आ जाए, पहले की रिसेसिव दूसरे की डोमिनेंट आ जाए, ये तीनों ही केस 9 + 3 + 3 ये तीनों ही कैसे एक ही फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें जी।
जी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस अभी बात भी की थी अपन जी। ने, तो उसके रेस्पेक्ट में ये एक एग्जांपल बच्चे और याद रख सकते हैं, किलर स्ट्रेन पैरामीशियम का, और इसमें जो सेंसिटिव स्ट्रेन होता है उसकी डेथ हो जाती है बिल्कुल कॉलोनी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कुकुरबिटा पीपो W जीन इज एपिस्टेटिक ओवर Y एंड स्मॉल y, दोनों के ऊपर है। इसका मतलब ये W जो है ना, W डैश Y डैश, अगर ये फॉर्म आएगी तो भी ये एपिस्टेटिक है, या फिर W डैश स्मॉल y ये वाला केस आएगा तो भी एपिस्टेटिक है। क्यों इतने सर? इसका मतलब है ऐसे तो 9 बनते हैं और ऐसे जो है वो 3 प्लांट बनते हैं, तो एपिस्टेटिक इफेक्ट इनका मिलाकर आ जाएगा फिर, तो 12 का एक फिनोटाइप आ जाएगा फिर, और 12 का एक फिनोटाइप आ जाएगा, 3 येलो हो जाएंगे, 1 ग्रीन हो जाएगा। साफ ही पता लग रहा है ये कौन सा है, डोमिनेंट जो है ना वो बाकी दोनों एलील को क्या कर रही है, एपिस्टेटिक हो रही है, ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस, और उसका रेशियो 12:3:1 ये आपको याद है। ये कैपिटल फॉर्म है सुनील जी, हाँ जी, इसको भी रोक रहा है, इसको भी रोक रहा है, और ये इसको भी रोक रहा है, रिसेसिव फॉर्म को भी रोक रहा है, और ये केवल इसको रोक रहा है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल व्हाइट आ जाएगा इसकी वजह से, और अगर मान लो ये रिसेसिव है और ये डोमिनेंट है तो येलो आ जाएगा, बिल्कुल, और अगर सारे ही रिसेसिव है तब ग्रीन आ जाएगा, तब ग्रीन आ जाएगा जी। तो 2 केस मैंने बताई दिए, 9:3:3:1 ये रेशियो आता है, और इसमें जो वेरिएशन देखे जाते हैं वो आपको बताई दिया। तीसरा जो वेरिएशन बन जाएगा वो ये बन जाएगा कि स्मॉल w और कैपिटल Y कैपिटल वो Y डैश आ जाता है यहाँ पर, यहाँ कैपिटल Y भी आ सकता है, स्मॉल y भी आ सकता है, ठीक है। तो इस वाले केस में जो है वो ये कैसा बन जाएगा, फिर येलो बन जाएगा। क्यों? तो 3 येलो बन जाएंगे, और यतिन सर ने जैसा बताया चारों ही रिसेसिव फॉर्म आ जाएगी, तो ये कैसा बन जाता है, ग्रीन बन जाएगा, क्योंकि फिर इसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यहाँ पे ये मेंडेलियन एक्सेप्शन ही कह सकते हैं, जिसमें मेंडल का जो रेशियो था डाई हाइब्रिड F2 का वो वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है। नेक्स्ट बनेंगे तो 16 नहीं, डाई हाइब्रिड है तो बनेंगे 16, लेकिन वो 16 में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो डिपेंड। हाँ, कुछ एक आधे एग्जांपल है, जैसे वो आपका कोलैबोरेटिव का एग्जैक्ट वही रेशियो आएगा जो मेंडल का आ रहा था डाई हाइब्रिड का, 9:3:3:1। नॉन एलेलिक जीन हैविंग सिमिलर फेनोटाइपिक इफेक्ट इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस डिफरेंट ट्रेट एंड रेशियो 9:7 इन F2। अब ये कह रहे हैं अगर दोनों डोमिनेंट नॉन एलेलिक जीन इंटरैक्ट करेंगी तो एक डिफरेंट रेट आएगा, अन्यथा डिफरेंट रेट नहीं आएगा। इसका मतलब 9:7 रेशियो बहुत बार बात कर लिया अपने, कौन सा आता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन लेथायरस ओडोरेटस स्वीट पी वाला। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग, और ये पॉलीजेनिक का है, याद रख सकते हैं। 3 जीन कंट्रोल कर रहे हैं, E, B और C, और जितने डोमिनेंट कॉपी होगी स्किन का कलर उतना ही डार्क होता जाएगा। क्यों? इसका रेशियो भी आएगा शुरुआत। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमेना इन व्हिच एन एलील ऑफ वन जीन सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ एलील ऑफ अनदर जीन। इसका मतलब ये फिनोमेना क्या कहलाता है, एपिस्टेसिस फिनोमेना कहलाता है, ठीक है। बहुत बार बात कर ली डोमिनेंट रिसेसिव फॉर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, appearance of walnut comb in poultry on a cross between pure pea comb and rose comb, है ना, और ये किसकी वजह से, तो अभी अपन ने बात की कोलैबोरेटिव जीन होता है। इसमें सुनील जी जो पी जीन है वो पी कॉम्ब बना रहा है मुर्गे में, बिल्कुल, और आर वाला रोज बना रहा है, कॉम्ब बना रहा है, ठीक है, और पी एंड आर, पी और आर अगर एक साथ सुनील जी आ जाए तो वॉलनट बन जाएगा, तो वो वॉलनट बन जाएगा, और अगर रिसेसिव आ जाए तो सिंगल बन जाएगा। हाँ, और अगर चारों रिसेसिव हो गए तो ये सिंगल हो जाएगा, सिंगल पी वाला। क्यों जी? तो ये इंटरेक्शन कैसा 9:3:3:1 ये रेशियो आएगा 9। एक मिनट, दोनों साथ आएंगे तो 9 आएगा जी जी, और ये 3 आएगा, ये 3 आएगा और ये 1 आएगा जी, ठीक है। तो ये कौन सा कहलाता है, कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, when 9:3:3:1 रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस इज रिप्लेस्ड बाय, अपने क्या बोला, नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन के जितने भी रेशियो आ रहे हैं वो डेविएशन है किसका, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के फिनोटाइप का। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस की जगह ये 9:3:4 रेशियो आ जाता है, और ये रेशियो किसका कहलाता है, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का भी यही रेशियो है और रिसेसिव एपिस्टेसिस का भी बिल्कुल, इन दोनों का, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का तो अपने को पता है 9:7 रेशियो बनता है, तो आंसर अपना 4 चला जाएगा। क्यों बच्चों? बिल्कुल। नेक्स्ट, हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 138 की बात करते हैं। ए प्लांट विद जीनोटाइप
रिसेसिव दे रखा है ये सर 3 ग्राम हो जाएगा। अनदर प्लांट विद जीनोटाइप, लेकिन याद रखना इसमें 5 ही डोमिनेंट दे रखी हैं और इसका वेट जो है वो 5.5 ग्राम बता रखा है। इफ प्लांट विद फ्रूट वेट ऑफ 3 ग्राम, 3 ग्राम का मतलब एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप ये है, उसका क्रॉस करवाया गया है होमोजाइगस प्लांट हैविंग फ्रूट वेट 6 ग्राम, 6 ग्राम के साथ करवाया गया है। अब अपने को पहले तो ईच डोमिनेंट का निकालना है, उसके बाद ये जो क्रॉसिंग हो रही है ना 3 ग्राम की होमोजाइगस के साथ में, इसका जो F1 बनेगा उसका वेट निकालना है। तो दिया गया, एक तो ये दिया गया है और एक ये दिया गया है, तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन कितना आ रहा है, इसके अनुसार मैक्सिमम एक्सप्रेशन 5.5 आ रहा है। तो ईच डोमिनेंट का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 5.5 माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन ये 3 ग्राम हो जाएगा। और ये मैक्सिमम एक्सप्रेशन जो अपन ने लिया है ये 5 के लिए लिया है, तो यहाँ पर डोमिनेंट कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएंगी। तो ये कितना आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 5, तो ईच डोमिनेंट का इफेक्ट कितना आ गया 0.5 आ गया। क्यों? और अब ये क्रॉसिंग अपने को क्या करवा रहा है, ये क्रॉसिंग करवा रहा है ये सर जिसका 6 ग्राम है, इसका मतलब है 5 डोमिनेंट थी तो 5.5 आया था, 6 डोमिनेंट होते ही 6 ग्राम वेट हो जाएगा, तो वो 6 ग्राम इन्होंने दिया भी है यहाँ पर। तो उसके लिए अपन क्या कर लें, AA BB CC का क्रॉस AA BB और स्मॉल c F1 जो बनेगा ये सर वो हेटेरोजाइगस बन जाएगा तीनों के लिए, BB और CC। तो मिनिमम तो लेना ही लेना है अपने को, मिनिमम अपने पास आ गया। मिनिमम कितना है 3 ग्राम, 3 ग्राम तो लेना ही लेना है, प्लस डोमिनेंट 1 2 3 डोमिनेंट है तो 3 into 0.5 ईच डोमिनेंट का कंट्रीब्यूशन ये, तो ये कितना आ जाएगा 4.5 ग्राम आ जाएगा। बिल्कुल वही जो शुरुआत वाला फॉर्मूला। बिल्कुल, तो ऑप्शन थर्ड अपना करेक्ट चला जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, which sequence is correct for hexaploid wheat? हालांकि म्यूटेशन का है, आगे का आ गया थोड़ा, फिर भी अपन आगे डिस्कस कर लेंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे जो मोनोजोमी कंडीशन है, इसका मतलब है कि 2n-1 हो जाएगी। जैसे हैप्लॉइड के लिए n है और मोनोजोमिक में 2n-1 होता है, तो यहाँ पे अपने को देखना है कि आधे और उसके डबल है, ये तो होगा नहीं क्योंकि आधा अगर 28 है तो ये तो 56 होता, 21 और 41 ये बैठ रहा है कि अगर हैप्लॉइड 21 है तो डिप्लॉइड होगा 42, लेकिन ये 2n-1 है यानी 42 की जगह 41 हो गया। और नलिजोमी कंडीशन की अगर हम लोग बात करें 2n-2 42 माइनस तो ये आपका 40 हो गया। और ट्राइजोमिक के अंदर 2n+1 हो जाएगा यानी 42+1, बिल्कुल, इसलिए औरों में भी ये बैठ नहीं रहा। तो आप इसको लेकर कंफ्यूज नहीं हो कि उन्होंने हेक्साप्लॉइड वेट का दिया नहीं है, वैसे तो हेक्साप्लॉइड वेट आपको याद रखना है भैया, डिप्लॉइड कंडीशन हेक्साप्लॉइड की जो है वो 42 होती है, क्यों? और यहाँ पर अगर बात करें, अगर मोनोप्लॉइड की बात करें 14 होता है, डिप्लॉइड की बात करें 28 होता है वेट के केस में, और ये डिप्लॉइड की अगर बात करते हैं तो 14 होता है, टेट्राप्लॉइड की बात करते हैं तो 28 हो जाता है, हेक्साप्लॉइड की बात करते हैं तो ये 42 हो जाता है। तो अगर वो भी आपको याद नहीं है तो फिर दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। हैप्लॉइड में आप इनको लेकर देख लें कि ये 2n-1, लेकिन इसके लिए ये याद रखना पड़ेगा 2n-1 मोनोसोमी होता है, नलिसोमी 2n-2 होता है। फिर भी आगे म्यूटेशन पढ़ाएंगे तो क्लियर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन सेकंड चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वॉल्टर, सूटन एंड बोवेरी आर फेमस फॉर कंट्रीब्यूशन इन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ एनसीईआरटी। बिल्कुल बिल्कुल जी, वही जीन साइटोप्लाज्मिक में स्टेबिलिटी वाला, साइटोप्लाज्मिक रिपीट हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम हो गया। नेक्स्ट, select the odd one out with respect to chromosomal theory of inheritance proposed by Sutton and Bowery। अभी एक क्वेश्चन देखा था हमने, behavior of chromosome is parallel to behavior of gene। बिल्कुल, जैसे जीन में अपन डिप्लॉइड केस देखते हैं, उनका सेग्रीगेशन देखते हैं, वैसा ही जो है सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम में भी देखा जाता है कि जो जीन है वो क्रोमोसोम पे ही है। बिल्कुल ठीक है, तो पहले क्रोमोसोम जाएगा तो उसके साथ जीन भी जाएगा। क्रोमोसोम एंड जीन अकर इन पेयर इन डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड सेल रेस्पेक्टिवली। नहीं ना, दोनों में डिप्लॉइड होगा, दोनों में डिप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पर ऊपर भी कहा है कि दोनों का बिहेवियर कैसा होगा, सिमिलर कहलाएगा। तो ये वाला जो है ये ओड वन हो जाएगा, आंसर ये चला जाएगा। पेयर्ड कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम एज वेल एज मेंडेलियन फैक्टर, जीन की बात कर रहे हैं, इज रिस्टोर्ड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। गेमेट बना था सुनील जी, एक गेमेट में ये क्रोमोसोम गया था जी और दूसरे में ये गया था, और ये गेमेट फर्टिलाइज हुए तो वापस कंडीशन वही बन जाती है। क्यों?
तो करेक्ट ओड वन इसमें पूछा है तो थर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच अगर होता तो ये क्रॉसिंग ओवर कहला जाता। क्यों? अगर होमोलोगस के बीच होता और नॉन होमोलोगस के बीच है तो ये क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। क्यों? यानी जैसे ये क्रोमोसोम 9 है, इसका कोई जीन चला गया। क्यों? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसे ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे दो एलिमेंट्स A1 और A2 out of which A1 has nil abundance in population, then abundance of second allele कोई population है, और A1 और A2 एलील की बात की गई है, और इसके अंदर A1 के लिए कहा गया कि ये nil है उस population में, और उस population के अंदर टोटल एलील जो उनका टोटल 1 होता है, क्योंकि हार्डी-विनबर्ग से अप्रोच करें इसको, वही अप्रोच P plus Q बराबर 1। अब ये सपोज करो A इसको कह रहा है, हाँ, तो इसको तो हटा दो, तो फिर Q कितना बच गया? एक बच गया, Q बना जाएगा ना सेकंड आंसर। अरे ठीक है, कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज पढ़ना है, आंसर जाना है। ये जरूरी स्ट्राइक होना चाहिए दिमाग में कि ये क्वेश्चन बना कहां से है, हार्डी-विनबर्ग से बना है। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी, वही हार्डी-विनबर्ग लॉ की बात होती है, और हार्डी-विनबर्ग लॉ क्या बोलते हैं कि एक पॉपुलेशन में जो डोमिनेंट और रिसेसिव एलील है वो क्या रहती है? हमेशा एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं है, कांस्टेंट रहता है। हाँ, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आता। इसका मतलब है वो एक हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन की बात करते हैं जो नेचर में तो पॉसिबल नहीं है। ऐसी पॉसिबल है, क्योंकि वो क्या कहना चाहते हैं कि ना तो उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ है, ना उससे इमाइग्रेशन हुआ है, ना उसमें इमाइग्रेशन हुआ है, तो ऐसी तो कोई पॉपुलेशन भैया पॉसिबल है। तो वो नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन है, नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन कह सकते हैं, लेकिन ऐसी पॉसिबल है बिल्कुल। तो इवॉल्व ना। तो हार्डी-विनबर्ग जो बात करते हैं वो एक हाइपोथेटिकल बात है। क्यों? इसमें क्रॉस लगा दिया, अगर प्लस होता तो ये भी बिल्कुल प्लस होता, तो फिर ये वाला इक्वेशन भी सही चली जाती है, क्योंकि हार्डी-विनबर्ग में एक इक्वेशन तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq ये काम में आती है, और एक p प्लस q बराबर 1 ये आती है। ये एलील के लिए और ये उसके जीनोटाइप के लिए, ये उसके जीनोटाइप के लिए, या जो स्क्वायर बन जाएंगे, या इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी अगर दे दें, एलील फ्रीक्वेंसी दे p प्लस q काम में लेना है, और इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी मतलब है कोई भी एनिमल है उसके जीनोटाइप के रेस्पेक्ट में वो बात करें, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी के लिए, ये डोमिनेंट के लिए, ये रिसेसिव के लिए, और ये हेटेरोजाइगस। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंडम मैचिंग पॉपुलेशन में सुनिए जी, और 28800 उसके अंदर इंडिविजुअल का परसेंट है, और फिर पूछा परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस इंडिविजुअल 49 है ना, यानी p स्क्वायर स्टूडेंट जी कितना लिए? 49 दिया है। 49 ये याद रखना, ये परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में दिया है, ये 49% हो, यानी अगर अपन लोग जो है p = परसेंट उसमें फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट 100 तो p अंडर रूट हो जाएगा, एक मिनट, p स्क्वायर 49 क्यों जी, और एलील की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.7 क्यों, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद क्या पूछा? हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल के लिए कितने में से, अगर p की वैल्यू 0.7 है तो q की वैल्यू 0.3, और हेटेरोजाइगस तो pq क्यों, बिल्कुल। ये जो सर ने q की वैल्यू निकाली है ना, ये p plus q बराबर 1 करके आप निकाल सकते हो, वहां से 1 - 0.7 हो गया 0.3 आ, जैसे आप बच्चों को बता दीजिए, तो p plus q बराबर कितना 1 होता है, 1, तो p की वैल्यू अपनी आ गई 0.7, तो q आ जाएगा 1 - 0.7, अब जो कितना हो गया 0.3। अब अपने से पूछा क्या है, 2pq पूछ लिया इसके अंदर सर, जी, तो 2 * p अपना पहले ही आ गया था 0.7, और यहाँ ये 0.3 और आ गया, तो 7 × 21 दोनों 42 आ जाएगा, लेकिन पॉइंट 2 पॉइंट इधर लगाना आपने को, और ये परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो फिर ये 42%, करेक्ट ऑप्शन अपना सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a population that is in Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of recessive allele, individual allele नहीं, recessive allele for a certain hereditary trait कितने देर की है? 0.20 या 0.2 या 0.2 हो सकता है। What percentage of individual in next generation would be expected to show the dominant trait? इसका मतलब सुनिए p square और 2pq, p square और 2pq की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो है वो अपने पास में क्या आ गया इधर से, q की वैल्यू है 0.2, q की वैल्यू आ गई 0. तो p की निकाल लेंगे, तो p की वैल्यू आ जाती है इसके अकॉर्डिंग 1 - 0.2 यानी 0.8 आ गया, 0.8 आ जाता है जी। अब नेक्स्ट जनरेशन में पूछ रहा है,
तो नेक्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा ये जनरेशन? अब जैसे सुनील जी डोमिनेंट होमोजाइगस हो गया तो जी 0.64 हो गया जी, और हेटेरोजाइगस के लिए हाँ 2pq 0.2 into 0.8 into 2 तो बिल्कुल ये हो गया 0.32। बिल्कुल। इनका टोटल हो जाएगा क्योंकि ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट लेकिन जैसे ने ये जो निकाला है बच्चों, ये तो निकाला है p है स्क्वायर स्क्वायर और ये निकाला है ये 2p। ये 2p तो इन दोनों को टोटल कर देंगे बिल्कुल डोमिनेंट आ जाएगा। इसका मतलब है 1 3 2 6 9 यानी 96% अगर इनटू 100 करेंगे तो बिल्कुल। क्यों तो करेक्ट ऑप्शन 4 चला जाएगा। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी इसमें सुनील जी कि डोमिनेंट पूछा है बिल्कुल उसी इक्वेशन को ऐसे चेंज कर दिया कि p स्क्वायर प्लस 2pq जो है प्लस q स्क्वायर बराबर 1 था। हाँ। आपने को पूछा था ये है ये पूछा है p स्क्वायर प्लस 2pq बराबर 1 माइनस q स्क्वायर। q स्क्वायर ठीक है और जो पूछे उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दिया जाए। बिल्कुल। और इतना अगर कैलकुलेट भी नहीं करो तो अपना डायरेक्ट ये आ गया q स्क्वायर अपने को दिया हुआ है, तो इसको क्या कर लो स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करते ही ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और वो आपको 1 माइनस 0.4 करना है, वो 1 माइनस 0.04 करना है, तो ये अपना 96% सीधा ऐसे भी आ जाएगा। ऐसे भी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना in a random meeting population frequency of disease causing recessive allele disease causing 80% दे रखा है यानी 0.8 0.8 q वैल्यू बिल्कुल बिल्कुल। what would be the frequency of carrier individual in the मतलब 2pq की ये बात कर रहे हैं, तो ये अगर q इतना दे रखा है तो p यहाँ पर 0.2 और यानी 32 हो गया तो p आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग 1 माइनस 0.8, ये आ जाएगा 0.2 और अपने से पूछ लिया 2pq ये दिन से कितना आ जाएगा 2 into p कितना है p 0.2 और q कितना है 0.8। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 तो आएगा, लेकिन एक में नहीं तो ये पॉइंट परसेंटेज में दे इनटू 100 करना है इसको और इनटू 100 करते ही अपना आंसर 32। ठीक भाई। हार्डी विनबर्ग की इजी क्वेश्चन है, बस इनको आपको अप्रोच करना आना चाहिए। बिल्कुल। एक रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है सुनील जी जिसमें हर एक इंडिविजुअल को मौका मिल रहा है बराबर रिप्रोडक्शन का। डोमिनेंट एलील 0.7 यानी p की वैल्यू दी हुई है ना। व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप रिसेसिव फिनोटाइप q स्क्वायर बराबर 1 माइनस p स्क्वायर प्लस 2pq कह सकते हैं या सिंपल भी बच्चे इसको कर सकते हैं। अगर सिंपल करें तो ये तो सर डोमिनेंट का दे रखा है तो आपको p दे रखी है 0.7 जी तो q आ गया इसको निकालने जी 1 माइनस 0.7 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.3। अपने से पूछ क्या रहा है q स्क्वायर अगर पूछ रहा है इसका मतलब 3 गुना 3 बटे 10 100 लगा दो 10 into 10 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 9/100 और 9/100 कितना आता है 0.09। क्यों जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। if the frequency of recessive phenotype of character recessive phenotype दे रखा है इसका मतलब q स्क्वायर बोल रहा है। q स्क्वायर कितना बोल रहा है ये सर 0.36 बोल रहा है। ये इसको मैं q स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, बायोलॉजी के बच्चे हैं तो 36/100 भी लिख सकता हूँ ये दिन से। बिल्कुल। और q अगर पूछ रहा है हाँ बायोलॉजी के बच्चे को थोड़ी सी जरूरी होती है तो इसको अंडर रूट कर दें अपन, तो ये कितना आ जाएगा 36/100। छाव कितने होते हैं 36 और 100 का अंडर रूट कितना होता है 10 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 0.6 आ गया मेरे पास में। फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइब्रिड, इसका मतलब q की वैल्यू कितनी आ गई 0.6, तो p कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.6 कितना 0.4 और क्या पूछ रहा है 2pq पूछ रहा है, तो 2pq आ जाएगा मेरे पास 2 into p कितना 0.4 into 0.6। हाँ बच्चों 6 चौक 24 दूनी 48 आ जाएगा, लेकिन एक बिंदी और दो बिंदी इधर लगाना है आपको, परसेंटेज दे नहीं रखा है, इसका मतलब बिंदी में ही आंसर बोलना है 0.48। ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। मतलब यहाँ पे हाइब्रिड लिखा है इसका मतलब हेटेरोजाइगस फॉर्म की बात करें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पॉपुलेशन है जिसमें 1000 इंडिविजुअल और ये मतलब p स्क्वायर बिल्कुल और ये वाला 2pq और ये मतलब आपका q स्क्वायर हो गया। फिर उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिन a इन दिस पॉपुलेशन जी। एलिन a की फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे पता करनी है क्यों जी हाँ। तो मतलब q स्क्वायर कितना दिया इसमें q स्क्वायर है अपने पास 160 160 और कितने में से
टोटल ये हो जाएगी 1000 है ना। हाँ हाँ इसका मतलब है ये अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.160 क्यों। जी बिल्कुल और इसका मतलब है Q की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.4 बिल्कुल ठीक कहा आपने क्यों हाँ हाँ 0.4 यहाँ से तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा क्यों वही अंडर रूट करके बच्चे हाँ अंडर रूट करके वो सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 152 जी In a random mating population frequency of recessive genotype की फ्रीक्वेंसी दे रखी है और रिसेसिव की दे रखी है, इसका मतलब है तो उसको स्क्वायर की बात कर रहा है कितनी 9% बोल दो या फिर बटे 100 लगा दो इसकी, तो एक ही बात। मैं इसको 0.09 भी कह सकता हूं क्यों। Then what is the frequency of homozygous dominant genotype and heterozygous genotype, दोनों की ये बात करना चाह रहा है। अब अगर ऐसा हो तो q स्क्वायर अगर ये है तो p स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा, पहले Q निकालना पहले है। तो q को निकालने के जी जी q को अगर निकालें तो मैं इसको सिंपली 9/100 लिख के अंडर रूट कर दूं इसका, तो ये मेरे पास 3/10 आ जाएगा और 3/10 0.3 आ जाएगा। ये अगर 0.3 आ गया तो p प्लस q बराबर 1 होता है, तो वहां से p कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.3 0.7 आ जाएगा क्यों। अब ये क्या कह रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट 0.7 into 0.7 ये तो आ जाएगा 0.49 और परसेंटेज में तो 49% हो जाएगा इसका मतलब यही है। हाँ फिर भी बच्चों को बता देते हैं p स्क्वायर अगर पूछ रहा है तो 0.7 का मल्टीप्लिकेशन किससे करना है आपको 0.7 से करना है, तो कितना आ जाएगा अपना 49% आ जाएगा। और ऐसे 2pq अगर पूछ रहा है तो 2pq कितना हो जाएगा 2 into 7 into 7 की 21 21 दूनी 42 तो ये 42% आएगा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेटिव पोर्शन है, बस ये जरूर देख लेना जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है या इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, क्योंकि वो जो फॉर्मूला p प्लस q बराबर 1 लगाना है या p स्क्वायर प्लस 2pq मतलब उसी को बार-बार चेंज करना है, उसी को ही चेंज करना है। पूछ क्या रहा है। बिल्कुल एक चीज देगा दूसरी पूछेगा, यानी जैसे अगर पूछ ले कि केवल जो है होमोजाइगस कितने हैं, हाँ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2pq, बिल्कुल वही पूछ सकते हैं। कर सकते हैं। मतलब नचाना है अगले को, वो कैसे भी नचा सकता है अपने को क्यों। वही। तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है। नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन के बारे में आपको बताया गया, इसके अलावा हार्डी विनबर्ग के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल थे उनके बारे में बात की क्यों इतने से। बिल्कुल। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लिंकेज के साथ, और लिंकेज के नो डाउट बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनते हैं। लिंकेज मैप की बात करेंगे और लिंकेज वो ड्रोसोफिला के जितने क्रॉसेज बताए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में तो कुछ चीजें आई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इजाजत चाहेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय जय सीएलसी, जय जय सीएलसी।